नमस्कार, मैं हूं पूरव पटेल। न्यूज़ नेशन में आज हम एक ऐसी महिला से बात करेंगे जो गुजरात को गतिशील गुजरात रखना चाहती है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। स्वागत है बहन आपका न्यूज़ नेशन में। आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के भी 1 साल पूरे हुए, गुजरात सरकार का भी 1 साल पूरा हुआ। ऐसी एक उपलब्धि आप बताइए जो पिछली सरकारों से अलग हो। पिछली सरकार से कोई अलग उपलब्धि हो, ऐसा जब आप प्रश्न मुझे पूछते हो, एक और से मैं देखूँ तो ये प्रश्न ही ठीक नहीं है। क्योंकि कोई एक काम शुरू कोई करता है तो उसका पूरा करने का काम उसके पीछे जो आता है उसका है। एक रेलवे के लाइन शुरू, एक नेशनल हाईवे का काम शुरू होता है, कोई गवर्नमेंट डैम का काम शुरू करती है तो पूरा तो 5 साल में नहीं होगा, तो दूसरा आएगा तो वो पूरा करेगा। इसीलिए मैं ये कहती हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र भाई ने जो काम किया था और इससे अलग मैं कोई काम कर रही हूँ। जो नींव डाली थी नरेंद्र भाई ने, वो नींव पर हम इमारत खड़ी कर रहे हैं। नरेंद्र भाई ने कई इमारतें खड़ी की थी और कई ऐसी योजना थी कि जो योजना केंद्र की सरकार की वजह से पूरी नहीं हो नहीं पाई थी, क्योंकि नर्मदा डैम का गेट रखने की मंजूरी नहीं दी, तो वो एक अधूरा पड़ा हुआ काम था। तो ये वो हम लोगों ने शुरू किया और 2 साल में हम पूरा कर देंगे। अलग हो या अलग काम किया ये ठीक नहीं है। टॉयलेट का काम शुरू किया था, हम इसमें ज़रा तेज़ी लाए, तो इस साल हम लोग 6 लाख टॉयलेट बन पाए। तो ऐसा नहीं है कि एक राज्य सरकार के मुखिया ने ये काम किया था और मैं अलग से कोई काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। गुजरात की जनता जो चाहती है वही हम काम करते हैं। आनंदीबेन पटेल के लिए विज़न गुजरात क्या है? कहाँ तक गुजरात को ले जाना चाहते हैं वो? गुजरात में जो समस्याएं हैं, वैसे कि टॉयलेट की समस्या, हमारी महिलाओं को सालों से रात को बाहर जाना पड़ता था, तो मैंने एक अभियान के स्वरूप में वो लिया है और मैं मानती हूँ कि 3 साल में वो काम हम पूरा करेंगे। गुजरात में पानी की समस्या है ही, क्योंकि गुजरात में एक नर्मदा के अलावा कोई जीवित नदी नहीं है। वो आज की समस्या नहीं है, वो सालों की समस्या है। लेकिन डैम बनने के बाद और कई नई नई योजनाएं राज्य सरकार ने बनाई कि जिसकी वजह से आज गुजरात में पानी की कोई समस्या नहीं है। चाहे जहाँ नर्मदा की कैनाल करने की आवश्यकता थी तो वो भी हम लोगों ने काम किया, कहीं बोर वगैरह बनाने का काम था तो वो ही हम लोगों ने किया, कहीं आड़बंद बांधने का था वो ही हम लोगों ने काम किया, तालाब की खुदाई करके इसमें रेनी सीज़न में पानी आए इसका भी हम लोगों ने काम किया। और ऐसे कई काम किए हैं जिसकी वजह से आज मैं ये कह सकती हूँ कि गुजरात में पीने का पानी या इरिगेशन के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सालों से काम हम करते रहे हैं, इसकी वजह से आज वो स्थिति हम लोगों ने पैदा की है। पहले ऐसा था 2000 साल पहले तो गुजरात में 5000 गांव ऐसे थे कि जो हर साल भर टैंकर चलाना पड़ता था। आज टैंकर नहीं चलाना पड़ता है, वही एक सिद्धि है राज्य सरकार की। एक बात बताइए कि आप चीन के दौरे पर गई थी प्रधानमंत्री जी के साथ। जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत का दौरा करने आए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने होम टाउन में बुलाया। गुजरात को इससे क्या मिलेगा? जो कोई प्रेसिडेंट या कोई बड़ा प्रधान कोई राज्य की मुलाकात लेते हैं तो इसके पीछे वो नहीं होता है कि क्या मिला, वो ही मिला, अच्छे संबंध रहते हैं। वहाँ कोई अच्छा काम होता है तो हम देखने के लिए जाते हैं। गुजरात में कोई अच्छा काम है वो देखने के लिए प्रयास करते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा विचारणा करने के बाद कोई हमें ज़रूरत है तो हम उनको पूछते हैं, कहते हैं कि भाई हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है तो हमें टेक्नोलॉजी दो, हमें इसकी आवश्यकता है तो वो आप दो। ये चर्चाएं होती रहती है। गुजरात में आए थे प्रेसिडेंट तो उसी समय 3 MOU साइन हुए थे। अभी तो 1 साल पूरा नहीं हुआ है और उसकी उपलब्धि आप पूछते हैं मुझे, लेकिन आगे देखना क्या होता है वो, क्योंकि एक MOU साइन होता है तो इसके बाद कोई ना कोई डेलीगेशन गुजरात में आता रहता है, देखता है कहाँ करना चाहिए वो देखता है।
क्या स्थिति है वो देखते हैं, बाद में ज़मीन का वगैरह प्रावधान करते हैं, वो ही 1-1.5 साल इसमें चली जाती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज एमओयू साइन हुआ, प्रेसिडेंट आए, इसके बाद राज्य को क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जब पीएम साहब के साथ चाइना गई तो 30,000 करोड़ रुपए का वहाँ एमओयू साइन हुआ है। तो वो काम भी आगे बढ़ रहा है और जुलाई महीने में और फिर सितंबर महीने में चाइना का डेलीगेशन गुजरात में आने वाला है और वो देखेंगे, हम भी उसके सामने हमारा प्रेजेंटेशन करेंगे, वो भी हमारे सामने प्रेजेंटेशन करेंगे और बाद में तय करेंगे कि क्या कर सकते हैं। गुजरात चाहे केंद्र की विपक्ष हो या राज्य की विपक्ष हो, गुजरात और उनके मुख्यमंत्री हमेशा उनके सॉफ्ट टारगेट पे रहे। उनको ऐसा लगता है कि गुजरात या उनके मुख्यमंत्री पर हम कुछ पॉलिटिकल टिप्पणी करेंगे तो सुर्खियों में बनेंगे, लेकिन पिछले 1 साल में वो चर्चा कम होती हुई नजर आ गई आपको? नहीं, आपने क्या क्या जानना चाहते हो, मुझे पता नहीं चलता है कि क्या टिप्पणी करूं मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुजरात मॉडल की जो आलोचना हो रही थी पिछले मतलब 2014 से पहले और 2014 के बाद भी, लेकिन वो नहीं, आलोचना नहीं होती थी। गुजरात एक मॉडल के रूप में पूरे देश में जाना गया था और देश भर से कई अधिकारी, कई मंत्रियों इधर देखने के लिए आते थे और देखने के बाद अपने राज्य में वो इम्प्लीमेंटेशन हो उसका प्रयास करते थे। उसको हम टिप्पणी नहीं कहते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम करता है, कोई स्टेट अच्छा काम करता है तो देखने के बाद हमारे राज्य में वो हो जिसकी वजह से राज्य की जनता को उसका फ़ायदा मिले, वो काम राज्य की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी उसी समय वो काम करते थे। कांग्रेस का तो वही रवैया रहेगा, वो तो टिप्पणी करती रहेगी और क्योंकि 10 साल में वे लोगों ने क्या किया है पूरी देश की जनता जानती है, इसलिए मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र में बैठे हुए हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी आज जो काम कर रहे हैं वो आम जनता उसको सराहना कर रही है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष है राहुल गांधी कई राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सूट बूट की सरकार कह रहे हैं। गुजरात भी आने वाले हैं आने वाले इस महीने में। क्या कहना है आपका? मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि 10 साल यूपीए की सरकार रही और देश के अलग अलग राज्यों में अकाल भी आया, तूफान भी आया, हाई रेन भी हुई, सब कुछ हुआ था उसी समय। न सोनिया जी को समय मिला था और न राहुल को समय मिला था वो राज्यों में दौरा करने का, लेकिन आज फ्री हो गए हैं, हाथ में कुछ रहा नहीं है, समय है तो क्या करना चाहिए। इसीलिए सोचा कि चलो अब हम पद यात्रा करें और अलग अलग राज्यों में जाएं और जहाँ कोई किसी को कोई किसी घटना हुई है तो उसके पास बैठना, लेकिन पहले तो कभी आए नहीं थे और आज निकल पड़े हैं तो निकले, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जाना चाहिए, बैठो, सोचो, पूछो। तो गुजरात की जनता भी जानती है कि 10 साल में उन्होंने गुजरात की सरकार को कितना अन्याय किया था। जब आएंगे तब हम उनको भी पूछेंगे कि क्या आपने वो गेट रखने की मंजूरी 10 साल तक क्यों नहीं दी। ये जो हम लोगों ने 209 मंजूरियाँ केंद्र में से मिली है वो आपके समय में 10 साल वहाँ पेंडिंग रही, क्यों नहीं दिया। क्योंकि हम लोगों ने जब लाइन डाली थी पानी के लिए तो बीच में रेलवे आई तो हम काम नहीं कर सके, नेशनल हाईवे आया तो काम नहीं कर सके हम। लेकिन नरेंद्र भाई जैसे आए वैसे ही तुरंत रेलवे की मंजूरी मिल गई, नेशनल हाईवे की मंजूरी मिल गई, फॉरेस्ट बीच में आता था उसकी मंजूरी मिल गई, इसीलिए हम पूरा काम कर पाए। तो वो हम पूछेंगे उनको कि 10 साल में क्यों नहीं किया भाई। यानी ये कह सकते हैं कि नरेंद्र भाई के आने से गुजरात को बहुत फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हुआ है और भविष्य में भी होगा। अकेले गुजरात को फ़ायदा हुआ है ऐसा नहीं है, देश भर के चाहे किसी भी सरकार हो सबको साथ में लेकर नरेंद्र भाई चल रहे हैं। एक लोकल विवाद की बात करें जिस पर आपका जवाब जानना मुझे लगता है गुजरात और देश की जनता के लिए बहुत ज़रूरी होगा। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर ऐसा बोर्ड एकाएक लगा दिया जाता है कि गैर हिंदुओं को बिना इजाज़त अंदर नहीं दाखिल किया जाएगा, क्या कहेंगे? मैं तो सोमनाथ मंदिर के दर्शन करके आई, लेकिन कहीं भी बोर्ड ऐसा देखा नहीं।
किसने देखा, क्या लिखा है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब तक मैं वो नहीं देखूं अपने आँख से, तब तक मैं कैसे उसका बोल सकती हूँ कि ऐसा कोई बोर्ड रखा था और हिंदुओं को ही दर्शन की इजाज़त मिलती है। हर एक राज्य में, हर एक देश में जो परंपराएं होती है, वो परंपरा के अनुसार सब लोग चलते हैं। एक और सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। हर राज्य का सपना होता है मेट्रो रेल, लेकिन हमारे यहाँ तो शुरू होने से पहले ही करप्शन हो गया। ऐसा नहीं है, मेट्रो का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन यदि किसी को लगता है कि इसमें कोई करप्शन हुआ है तो उसकी इंक्वायरी करवानी ज़रूरत है, और राज्य सरकार ने काम शुरू किया है। इसमें जो सही होगा बाहर आएगा, और जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा तो जिम्मेवार लोगों को भी सज़ा होगी। लेकिन मेट्रो का काम चलता है और समय पे हम पूरा करेंगे। अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का प्रावधान रखा गया है। 60,000 करोड़ की लागत से सिर्फ पटरियां बिछाएगी। कितना वाजिब है? कब तक आपको लगता है वो विज़न कब तक क्लियर होगा? वो आप केंद्रीय मंत्री को पूछो तो अच्छा रहेगा, गुजरात क्योंकि विषय केंद्र सरकार का है। हमें तो खुशी है कि गुजरात को अहमदाबाद से मुंबई तक की एक ट्रेन मिली है, वो हमारे लिए खुशी है। लेकिन उनको बनाना, कैसे बनाना, कब शुरू करना, ये पूरा कामकाज केंद्र सरकार देखती है। गुजरात पे आता हूँ। आप गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। क्या कुछ पिछले एक साल में महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं राज्य सरकार ने लॉन्च की? क्या कुछ नया किया उनकी सुरक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर, सब कुछ, शिक्षा को लेकर? बहुत ही काम शुरू किया है। 181 हेल्पलाइन शुरू की है राज्य सरकार ने, और कोई भी महिला अपने पर कोई जो अत्याचार के कोई कर्नरगत या कुछ होता है तो 181 पर वो काम कर सकती हैं, दे सकती हैं। दूसरा, राज्य सरकार ने काम किया है जेंडर बजट बनाने का, और पहली राज्य सरकार होगी कि जहां जेंडर बजट राज्य सरकार ने बनाए हैं, और स्पेशली महिलाओं के लिए ही वो बजट बना है, और अलग अलग योजना बनाकर वो काम इसमें हो सकता है। दूसरा, हम लोगों ने ये काम शुरू किया है कि जो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, हम फ्री में शुरू कर रहे हैं। और हमारे जितने भी पीएससी और सीएससी सेंटर है या हमारी जिला की हॉस्पिटल है, इसमें वो काम शुरू हुआ है। अकेली महिलाओं के लिए क्यों, हम लोगों ने तो पूरे देश, राज्य भर के सभी महिला, सभी पुरुष, सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने वो काम शुरू किया है। महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने काम किया है वो है कि जो महिलाओं के नाम से कोई मिल्कत नहीं होती है। मकान तो खरीदते हैं लेकिन पुरुष के नाम से खरीदा जाता है, लैंड खरीदते हैं लेकिन पुरुष के नाम से ही खरीदा जाता है। और यदि कोई महिला पर उसको निकाल देते हैं या डाइवर्स वगैरह हो जाता है तो महिला के नाम से कोई संपत्ति नहीं होती है, इसलिए उसको परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो राज्य सरकार ने वो तय किया कि यदि कोई परिवार महिला के नाम से कोई संपत्ति खरीदता है, कोई लैंड लेता है, कोई मोटर लेता है या कोई मकान लेता है और महिला के नाम से लेगा तो हम रजिस्ट्रेशन फ़ी मुफ्त करेंगे। तो वो करने की वजह से आज 20 लाख महिलाओं के नाम से संपत्ति हुई है और 616 करोड़ रुपया राज्य सरकार को कम मिला है, लेकिन महिलाओं को उसका फ़ायदा हुआ है। राज्य सरकार जो देती है गवर्नमेंट की ओर से, कोई परिवार को मकान देती है या कोई ना कोई लैंड देती है, तब वो महिलाओं के नाम से हम देते हैं, क्योंकि महिला के नाम से होगा तो भविष्य में उसको कोई नुकसान नहीं होगा, घर में वो रह सकेगी। तो ऐसे कई योजनाएं राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की हैं। योग को बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रहा है। आप खुद भी कुछ सुबह उठ के कुछ ध्यान योग वगैरह करती है। गुजरात में क्या कुछ योग के लिए अलग हो रहा है? और योग को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है क्योंकि कुछ समाज नहीं, केंद्र सरकार ने जो योग के लिए जो सीढ़ी वगैरह बनाया है उसके आधार पर हम चलेंगे, क्योंकि वो ही गुजरात में भी सालों से चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। लेकिन एक हैबिट हो सभी व्यक्तियों को, तन से, मन से, कर्म से, ये योग इतना फ़ायदा कारक है, इसकी वजह से देश भर के युवा महिला इसमें जुड़ रही हैं। गुजरात में भी आप सुबह में 6 बजे कहीं ना कहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं योग गार्डन में या कहीं भी चलता होगा। तो गुजरात में तो उसकी परंपरा रही है, अलग से कुछ नहीं होने वाला है,
लेकिन जो सीढ़ी बनी है उनके आधार पर वो योग सभी लोग करेंगे। राज्य सरकार की ओर से वही प्रावधान किया है हम लोगों ने। एक सवाल एक राष्ट्रीय राजनीति पर करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के शासित वाले राज्य के मुख्यमंत्री, उनके सांसद और केंद्र सरकार के सांसद मंत्री लगता है नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एजेंडा भूल गए, क्योंकि बार बार कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं, राम मंदिर हो या बच्चे पैदा करना हो। आपकी क्या सोच है? मेरी सोच इसके साथ नहीं है। स्वतंत्रता है, बच्चे कितने पैदा करना कितना नहीं करना है वो परिवार पर निर्भर करता है। किसी को बच्चा पैदा नहीं करना है तो भी वो परिवार पर निर्भर करता है। वो परिवार की और पति पत्नी की सोच होती है, इसमें मेरी कोई राय नहीं है। मैं मानती हूँ कि मुझे 2 बच्चे चाहिए तो मैंने 2 बच्चे पैदा किए। तो कोई चाहता है कि मुझे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करो, कोई चाहता है नहीं चाहिए तो नहीं करो। वो इसमें कोई टिप्पणी करना या आम जनता को सलाह देना वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हमने कई सांसदों को देखा, कई मंत्रियों को भी देता है ऐसी उटपटांग एक सलाह दो मोदी जी की छवि को नुकसान पहुंचता है इससे। लोगों ने बोला तो नरेंद्र भाई ने उनको बुलाकर समझाया कि भाई जो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का और बीजेपी का जो एजेंडा है वो एजेंडा पर ही आप बात करो। वो बात खत्म हो गई है, अभी उसको बार बार उठाना मुझे सही नहीं लगता है। एक और सवाल बड़ा ही लाइटर वे में अगर जवाब आप देना चाहे तो, नरेंद्र भाई ने पिछले 14-15 साल से गुजरात की कमान संभाली थी, लेकिन अब वो देश की कमान संभाल रहे हैं। इन 1 साल में अगर आपको कोई मुश्किल आई हो तो आपने कुछ सलाह मशवरा किया है उनसे कुछ? हम तो सबके साथ सलाह मुश्किल करके चलते हैं। हमारे अमित भाई शाह को भी हम पूछते हैं, नरेंद्र भाई को पूछते हैं और हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको भी पूछते हैं, क्योंकि हमारा नारा ही वही है, सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ में लेकर चलना है। एक बात ये बताइए कि 2017 में शायद नरेंद्र भाई 5-7 सभा करके वापस लौट जाए दिल्ली में, उनके बिना कितनी तैयार है आप गुजरात के लिए, वो चुनाव लड़ने के लिए कितनी प्रिपेयर है? अभी तो स्थानिक स्वराज के चुनाव आ रहे हैं, इस पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन है। हम 2017 का अभी से नहीं सोचेंगे, क्योंकि 2017 की अभी बार है, 3 साल बाकी हैं। 3 साल में तो काफ़ी कुछ हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट गुजरात में आकार ले रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और रिवर फ्रंट साबरमती। कहाँ तक पहुँचा गुजरात सरकार की, क्या योजना है, कब तक वो पूरा करेगी? क्योंकि आपने एक वादा भी किया था कि हम बहुत जल्द, मतलब 2017 तक आने वाले 4 साल में वो पूरा कर देंगे। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ की लागत भी दी है इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को खड़ा करने के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काम शुरू हो गया है, भारत भवन का काम शुरू हो गया है। जो स्टैचू बनाने का था वो भी ऑर्डर दे दिया है हम लोगों ने, और जहाँ स्टैचू रखने का स्थान है उनको भी साफ सुफ कर के वो काम भी वहाँ शुरू हो गया है। समय पे हम पूरा करेंगे, क्योंकि एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोजेक्ट है, इसी वजह से मैं बोलूँ कि 2 साल में पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे करके हमारा ये 5 साल 7 साल का प्रोजेक्ट है, इसमें हम पूरा करेंगे। गुजरात सरकार कितनी कटिबद्ध है ये? पूरी कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने जितने भी प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किए थे वो सब प्रोजेक्ट हम समय पे पूरा करेंगे। इस बार 2014 के विधानसभा के सदन में सरकार ने खुद आंकड़े दिए हैं, पूरे गुजरात में 1,62,00,000 बच्चे कुपोषित है। सबसे ज़्यादा गुजरात का विकसित शहर अहमदाबाद है, वहाँ पर 31,000 है। क्या करेगी सरकार? आप ये आंकड़े कहाँ से लाए मुझे पता नहीं है। विधानसभा में तो कोई ना कोई धारासभ्य या कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उनके एक अलग बोलेगा, दूसरा अलग बोलेगा। मैं सालों से महिला बाल कल्याण की मंत्री रही हूँ और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ। आज 30 साल की कोई महिला है और वो ही खुद कुपोषित है, तो वो कुपोषित बच्चा को ही जन्म देगी। तो हमारा दायित्व वो है कि जो बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर उसके पीछे चलना चाहिए। जब तक वो बच्ची कुपोषित रहेगी तो उनका बच्चा 18-20 साल के बाद पैदा होगा तो वो ही कुपोषित होगा। इसलिए प्रयास वो करना चाहिए कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद उसके पीछे रहकर वो स्वस्थ बने, वो प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, जो माँ बनने वाली है तो 9 महीने तक उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तब जाकर हम जो तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होगा तब हम वो कुपोषण पूरा कर सकते हैं। लेकिन
सालों से वो काम हुआ नहीं, लेकिन पिछले 10 साल से वो काम हम कर रहे हैं। इसकी वजह वो नहीं है कि एकाएक सब परिवर्तन हो जाएगा। हमारा पूरा प्रयास है और आज सभी डिस्ट्रिक्ट में हम वो प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो मापने की जो पद्धति है, तो आज तक हम क्या करते थे, केंद्र से में से वो ही आता रहता था कि वेट करो उसका बच्चा का, उसका वेट ले लो, उसकी हाइट ले लो, उस आधार पर हम बच्चों ग्रेड में कौन सी ग्रेड में है, येलो में है या रेड में है या ग्रीन में है, वो तय करते थे। लेकिन आज तक हम लोगों ने वो नहीं मापा कि उसका जो मसल्स है वो कितने मजबूत है। बच्चे चाहे कम उसकी हाइट हो या कम उसका वेट हो, लेकिन उसका जो मसल्स वो पावरफुल होता है, तो वो ग्रीन जोन में आ सकता है। और जो उसकी पैर है, वो पैर में भी सूजन है कि नहीं, वो देखना पड़ता है। ये 4 पॉइंट्स को हम लोगों ने इसमें डाला है और स्क्रूटनी हो रही है गुजरात भर में। और इसमें से हम जो बच्चों को निकालेंगे उसको अलग तरीके से भोजन, ट्रीटमेंट, डॉक्टर की सलाह वो हम दे रहे हैं उनको। और मैं मानती हूँ कि वो प्रयास हम जारी रखेंगे और बच्चे जो जन्मेंगे उनके पीछे भी हम रहे हैं। और जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट वुमन है, उनको भी हम अच्छी तरह से खाना और पैसे ये सब कुछ दे रहे हैं उनको। ज़रूर है कि वो करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, लेकिन हम आंकड़े दिखाते रहते हैं कि उनके वो है, वो कुपोषित है। लेकिन इसके बारे में किसी ने कोई सलाह दी कि वो करो तो वो बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो करो तो बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे। हम लोगों तो जन जागृति की है। गांव-गांव जाकर महिलाओं को इकट्ठा करके हम बोलते हैं कि वो करो, वो खाओ, वो पियो, वो करो, तो ही आपका बच्चा तंदुरुस्त जन्म लेगा। बाकी बोलने से या तो किसी को डांटने से या तो टीवी में चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं थोक बंद काम कर रही हूँ कुपोषण के बारे में। प्रधानमंत्री गुजरात से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात से है। कितना फ़ायदा महसूस हो रहा है एज अ गुजरात चीफ मिनिस्टर आपको गुजरात के लिए? फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे कि संगठन मजबूत कर रहे हैं, पूरे देश भर में संगठन मजबूत हो रहा है, देश भर में काम हो रहे हैं। देश की आबरू चली गई थी यूपी के सरकार की वजह से, तो दुनिया भर में भारत भारत हो रहा है। क्या वो कम है आपकी दृष्टि से? नरेंद्र भाई ने जो फाउंडेशन रचा है, वो 1 साल में काम किया है। वो इतना अच्छा फाउंडेशन बनाया है, उस पर धीरे धीरे करके एक बड़ी इमारत आकार लेगी। वो 5 साल में आपको दिखाई पड़ेगी। एक ही साल में कुछ काम नहीं दिखाई पड़ता है। कोई रोड बनाते हैं ना, तो पत्थरा भी डालना पड़ता है इसमें, लेकिन वो रोड किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन रोड पूरा होगा तब दिखाई पड़ेगा, हाँ ये रोड हुआ। लेकिन विदेशों के दौरे के बारे में राहुल गांधी और विपक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश में कम और विदेश में ज़्यादा रहते हैं। यूपीए के बड़ा प्रधान कितने समय जाते थे? जितने समय नरेंद्र भाई मोदी ने विदेश में प्रवास किया, उतने ही समय देश के यूपीए के बड़ा प्रधान ने किया था। लेकिन चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जाकर कुछ करते ही नहीं थे, वहाँ जाकर कुछ करते ही नहीं थे। इसीलिए दुनिया को कुछ दिखाई नहीं पड़ते थे कि बड़ा प्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में है कि देश में है। लेकिन नरेंद्र भाई जो काम करते हैं वो विदेशों में ही दिखाई पड़ता है और भारत को उसका फ़ायदा होता है। जो योग पूरा विश्व ने स्वीकार किया, तो ये नरेंद्र भाई की तो उपलब्धि नहीं है। सिर्फ 117 देश एक साथ उसको स्वीकार करें योग का और 21 जून को तय करे कि विश्व योग दिन मनाएगा। ऐसे कई काम हुए हैं देश भर में, जो MOU साइन हुए हैं। कई लोग गुजरात में आ रहे हैं, देश में भी आ रहे हैं देखने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं भारत में। तो भारत की आबरू बढ़ाई है नरेंद्र भाई मोदी ने। उससे जो कंपेयर करना है तो वो कंपेयर करना चाहिए कि यूपीए के सरकार के 10 साल में देश के बड़ा प्रधान उसी समय के कितने समय गए थे और नरेंद्र भाई कितने समय गए, क्या काम उन्होंने किया, क्या काम नरेंद्र भाई ने किया, कंपैरिजन ऐसे होनी चाहिए। और ये राहुल गांधी 60 दिन के लिए कहाँ चले गए थे उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। एक यूपीए सरकार का चुना हुआ लोकसभा का मेंबर्स और पार्टी के उपाध्यक्ष और आने वाले समय में जो कांग्रेस की कमांड संभालने वाले हैं, वो
गायब हो जाए उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। नरेंद्र भाई जो अच्छा काम करते हैं तो उसकी चर्चा होती है। मैं मानती हूँ कि चर्चा अच्छी हो रही है और होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता चलता है, कंपैरिजन करते हैं और इसमें से अच्छा ढूंढ के नवनीत निकालते हैं इसमें से। आपने जैसे कहा कि नरेंद्र भाई पर ही लोग सवाल उठाते हैं। गुजरात कांग्रेस की बात करूं तो वो तो आज भी नरेंद्र भाई पे ही सवाल उठा के सुर्खियों में रहते हैं। केंद्र की कांग्रेस, राहुल उसको गांधी वही सुर्खियों में। कुछ सलाह देना सुर्खी चाहेंगे उनको? वो वो सुर्खी में रहना चाहते हैं, क्या करे तो सुर्खी में रहे। तो नरेंद्र भाई का एक ऐसा व्यक्तित्व है जो विश्व भर में उनका व्यक्तित्व है। तो नरेंद्र भाई बोलते हैं तो उनकी टीका वो करते हैं, तो नरेंद्र भाई का बयान और उनका बयान उसके पास में आ जाता है। उनको खुशी होती है कि यह पेपर में हम आ गए, तो देश की जनता जानती है कि कांग्रेस जीवित है। तो जीवित रहने के लिए वो नरेंद्र भाई को वो टीका वगैरह करते रहते हैं। कुछ सलाह देना चाहेगी नए मैं उनके कोई उपाध्यक्ष सलाह को? कांग्रेस को देना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी को सलाह देना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ काम करने का चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल, 2017 में दोबारा मौका मिलेगा तो क्या आनंदीबेन पटेल इसी गद्दी पर विराजमान होना चाहेगी? वो तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी का होता है। हमारा नेतृत्व है, वो नेतृत्व जो तय करता है वो ही हर एक राज्य में होता है। इसलिए ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती हूँ। जिम्मेवारी किसी को भी देंगे वो पार्टी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने का। ये थी गुजरात की you. मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने गुजरात विजन को दर्शकों के सामने रखा, देश के सामने रखा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। थैंक यू।